जनवरी 1 स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए नजर डाल लेते हैं इस समय की प्रमुख डिफेंस अपडेट्स पे। शुरुआत करते हैं यूक्रेन के एक दावे से। यूक्रेन ने दावा किया है कि उन्होंने रूस के अंदर तकरीबन 1700 किलोमीटर अंदर शागोल एयरफील्ड पर हमला करके रूस के SU-35 और SU-57 फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचाया है। उनका दावा है कि यह हमला 25 अप्रैल 2026 को हुआ है और बताया गया कि इसके लिए यूक्रेन की जो अनमैन्ड सिस्टम फोर्सेस हैं उन्होंने जिम्मेदारी ली है। साथ में कुछ सैटेलाइट इमेजेस भी जारी करी गई हैं। SU-34 रूस का मुख्य स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है, जबकि SU-57 उनका एक एडवांस फाइटर जेट है। रिपोर्ट्स के अनुसार SU-57 पहले भी ग्राउंड पर टारगेट किया गया है और इसीलिए इसको अक्सर फ्रंट लाइन से दूर रखा गया। हालांकि रूस ने SU-57 के नुकसान पर पूरी तरीके से यूक्रेन के दावे को खारिज कर दिया है और उन्होंने इसको मनगढ़ंत बताया है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आइडिया फोर्ज को लेकर आ रही है। आइडिया फोर्ज अब सिर्फ सर्विलेंस ड्रोन तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि कॉम्बैट ड्रोन, लोइटरिंग म्यूनिशन और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक सिस्टम पर फोकस कर रहा है। ये बदलाव आधुनिक युद्ध में ड्रोन के बढ़ते उपयोग और उनकी प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी की वजह से हो रहा है। कंपनी अब ऑफेंसिव रोल के लिए ड्रोन्स बना रही है, जैसे कि किसी निश्चित टारगेट पर हमला करना हो गया। लोइटरिंग म्यूनिशंस की बात करें तो कम लागत में हाई वैल्यू टारगेट को नष्ट करने के लिए काफ़ी प्रभावित साबित हुए हैं और इसीलिए अब आइडिया फोर्ज जो लोइटरिंग म्यूनिशन है इनके निर्माण में भी ध्यान दे रही है। आइडिया फोर्ज अपने एग्जिस्टिंग एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल करके जो वेपनाइज प्लेटफॉर्म है उनको विकसित करेगा। नए सिस्टम्स में AI टारगेटिंग, ऑटोनोमस नेविगेशन, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी जैसी एडवांस तकनीकें शामिल होंगी। अब अगर हम इस कदम की बात करें तो ये आत्मनिर्भर भारत और डिफेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करता है और भारतीय सेना इन सिस्टम का उपयोग काउंटर टेररिज्म और बॉर्डर सिक्योरिटी और कन्वेंशनल वॉरफेयर में करना चाहती है। अगली रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं AMCA के डिजिटल ट्विन फेज के बारे में। भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि हमारा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, अब सिस्टम्स इंस्टॉलेशन डिटेल डिज़ाइन यानी SIDD फेज में पहुंच गया है। ये सबसे कठिन स्टेज होती है। इस फेज में असली चुनौतियां हैं, जैसे कि अंदर के सभी सिस्टम, जिसमें वायरिंग हो गई, फ्यूल लाइंस हो गई, वेपन्स हो गए, एवियोनिक्स हो गए, इनको इस तरह फिट करना होता है कि स्टेल्थ खराब ना हो। इसके अलावा जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होते हैं इनमें हर चीज़ को काफ़ी केयरफुली डिज़ाइन करना होता है। अगर वायरिंग जॉइंट्स या फ्यूल लाइंस गलत जगह हो तो रडार रिफ्लेक्शन बढ़ सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस हो सकता है और थर्मल सिग्नेचर बढ़ सकता है। यानी छोटी गलती भी स्टेल्थ को ख़राब कर सकती है। अब डिजिटल ट्विन की बात करें तो डिजिटल ट्विन बेसिकली विमान का वर्चुअल रेप्लिका है, जिसमें इंजीनियर्स पूरे एयरक्राफ्ट को डिजिटली सिमुलेट करते हैं, सिस्टम्स इंटीग्रेशन टेस्ट करते हैं और प्रॉब्लम्स को पहले ही पकड़ लेते हैं। इसके फ़ायदे ये हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल है, लागत और समय में कमी आती है, बिना फिजिकल प्रोटोटाइप के टेस्टिंग पॉसिबल हो पाती है, डिलेज और कॉस्ट ओवररन कम होते हैं और बेहतर परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी हमें देखने को मिलती है। भारत ने उड़ीसा तट के पास एक बड़ा नो फ्लाई जोन जो है वो घोषित किया है, जो 6 से लेकर 9 मई तक के बीच सक्रिय रहेगा। इससे संकेत मिलता है कि जल्द ही कोई बड़ा स्ट्रेटेजिक मिसाइल टेस्ट यहाँ पर होने वाला है। जोन और टाइमिंग की बात करें तो लॉन्च एरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप है और समय तकरीबन 6 मई 12:30 से 9 मई 15:30 UTC तक है। पूरा एयर स्पेस जो है तब तक बंद रहेगा। सी लेवल से अनलिमिटेड हाइट तक ये बंद रहने वाला है। यह आमतौर पर लॉन्ग रेंज या हाई एल्टीट्यूड मिसाइल टेस्ट के लिए इस प्रकार के जो नोटम है वो इशू किए जाते हैं। इतने बड़े एरिया में कई दिनों तक का जो प्रतिबंध है, यह संकेत देता है कि टेस्ट साधारण नहीं होने वाला है, बल्कि एडवांस सिस्टम हो सकता है, जैसे कि कोई बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है या फिर संभावित है कि K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल या कोई हाइपरसोनिक सिस्टम है जो टेस्ट किया जाने वाला है। नोटिस का मकसद यही होता है कि हम एक चेतावनी जारी कर रहे हैं ताकि अगर यहाँ पर कोई संभावित ट्रैफिक है तो उसको हटाया जा सके, ताकि किसी प्रकार का खतरा ना हो, ना किसी प्रकार की सुरक्षा में हमें दिक्कत देखने को मिले। भारत और अर्मेनिया मिल करके अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को अर्मेनिया के SU-30SM फाइटर जेट में लगाने की संभावना पर चर्चा कर रहे हैं। अर्मेनिया के पास अभी R-77 मिसाइल है जो कि 80 किलोमीटर की रेंज को ऑफर करती है, जबकि उनके जो प्रतिद्वंदी हैं, खासकर अजरबैजान के JF-17 फाइटर जेट, वो PL-15E का यूज़ करते हैं और उनकी रेंज 145 किलोमीटर तक है। यानी अर्मेनिया BVR कॉम्बैट में उनसे पीछे है और इसीलिए अब वो अस्त्र मार्क 1 की तरफ देख रहे हैं। अस्त्र मार्क 1A की बात करें तो इसकी रेंज 160 किलोमीटर तक है और ये PL-15 से भी ज़्यादा बेहतर साबित हो सकती है। अर्मेनिया को लंबी दूरी तक एयर कॉम्बैट में बढ़त मिलेगी। तकनीकी चुनौतियों की बात करें तो SU-30SM फाइटर जेट में हमें बहुत ज़्यादा रशियन सिस्टम देखने को मिलते हैं
और उनमें अस्त्र मिसाइल को फिट करना इतना आसान नहीं होगा। सॉफ्टवेयर, रेडार और फायर कंट्रोल सिस्टम में भी अंतर है, लेकिन भारत को पहले Su-30 MKI पर अस्त्र लगाने का अनुभव है, तो हो सकता है भारत के लिए ये चैलेंज उतना बड़ा भी ना हो। अब आगे क्या हो सकता है? फिलहाल तो अस्त्र मार्क 1 अल्फा या ए जो है वो टेस्टिंग के अंतिम चरण में है। जल्द ही भारतीय वायुसेना में शामिल होगी और उसके बाद संभावित है कि इसको हमें एक्सपोर्ट अर्मेनिया को होता नजर आए। भारत अपनी मिसाइल नीति में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। अब बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग सिर्फ न्यूक्लियर डेटरेंस के लिए नहीं, बल्कि कन्वेंशनल यानी कि सामान्य टैक्टिकल स्ट्राइक के लिए भी किया जा सकता है। पहले ये मिसाइलें स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के तहत न्यूक्लियर रोल तक सीमित थीं, लेकिन अब इन्हें न्यूक्लियर कमांड से अलग जो है वो किया जा सकता है। इसके पीछे का कारण ये है कि भारत 2000 किलोमीटर तक रेंज वाली कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात कर सकता है, जो दुश्मन के क्षेत्र में अंदर तक जाकर उनके एयर बेसेस को, लॉजिस्टिक सेंटर को, कमांड सेंटर जैसे जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं उन पर सटीक हमला कर सके। अब जो इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स है ये बनाने का प्रस्ताव है, जो नॉन न्यूक्लियर स्ट्राइक को ऑपरेट करेगा। प्रलय जैसी क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल्स जो कि 150 से लेकर 500 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती हैं, पहले से ट्रायल में है और जल्दी सेना में शामिल हो सकती है। इन मिसाइलों की खासियत यह है कि हाई स्पीड और मनूवरिंग कैपेबल है। इसके अलावा इंटरसेप्ट करना इनको काफ़ी मुश्किल होता है और एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की क्षमता भी इनके पास है। इससे भारत को बिना फाइटर जेट भेजे डीप स्ट्राइक क्षमता मिलेगी, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पर दुश्मन के एयर डिफेंस काफ़ी मजबूत है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने STT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए कॉम्बैट कॉन्फ़िगर कॉकपिट डिज़ाइन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य बेसिक ट्रेनिंग से आगे बढ़कर एडवांस टैक्टिकल ट्रेनिंग जैसे कि फाइटर ऑपरेशन, हथियारों का उपयोग सिखाना है। प्रमुख फीचर्स की बात करें तो फाइटर जेट जैसा ग्लास कॉकपिट और मल्टी फंक्शनल डिस्प्लेज हमें देखने को मिलेंगी, जो कि मल्टीपल्स होंगी, और इसमें हमें हेड अप डिस्प्ले भी देखने को मिलने वाली है, जिससे पायलट बिना नीचे देखे टारगेटिंग और फ्लाइंग डेटा देख सकता है। मिशन प्लानिंग और नेविगेशन डिस्प्ले भी हमें देखने को मिलेंगी। इसके लिए सेंटर में एक बड़ा स्क्रीन दिया जाएगा। इंजन और रेडार लाइक जो अवेयरनेस है वो हमें देखने को मिलेगी। फिलहाल हमें जो टैक्टिकल डेटा दिखाने वाली अतिरिक्त डिस्प्ले है वो भी देखने को मिलने वाली है। इसमें हैंड्स ऑन थ्रोटल एंड स्टिक कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलेगा, या उस पर आधारित एक कंट्रोल लेआउट देखने को मिलेगा। फ़ायदा ये होगा कि पायलट्स को शुरुआती स्टेज में ही फाइटर जैसी जो ट्रेनिंग है उस इन्वॉल्वमेंट का एक फ़ायदा मिलेगा। एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिशन की बेसिक ट्रेनिंग भी संभव है। महंगे ट्रेनर्स में जाने से पहले एडवांस स्किल भी सिखाई जा सकती है। फिलहाल अभी ये एक कॉन्सेप्ट कॉन्फ़िगरेशन में है। इंडियन एयरफोर्स ने इसे अपनाने की कोई पुष्टि फिलहाल नहीं करी है, लेकिन फिलहाल STT-40 का रोल बेसिक ट्रेनर ही रहेगा। महिंद्रा थार का मिलिट्री वर्जन सामने आ गया है, जैसे आनंद महिंद्रा सर ने शेयर किया है। ये एक लाइट वेट टैक्टिकल मोबिलिटी व्हीकल के रूप में भारतीय सेना के लिए बनाया जा सकता है। प्रमुख फीचर्स की बात करें तो एक तरफ जहां सिविलियन थार में हमें जो काफ़ी लग्जरी डिज़ाइन देखने को मिलती है, उस डिज़ाइन से अलग दरवाज़ों की जगह हमें ओपन ट्यूबुलर फ्रेम देखने को मिलेगा। इसके अलावा रीइंफोर्स्ड रोल केज देखने को मिलेंगे बेहतर सुरक्षा के लिए। हाई मोबिलिटी पर फोकस होगा। यहाँ पर तेज़ एंट्री एग्जिट जो कॉम्बैट में काफ़ी ज़रूरी होती है, ये केंद्र बिंदु रहेंगे। ऑफ रोड कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करी जाएगी करंट थार से। रगेड टायर्स देखने को मिलेंगे और हाई ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने को मिलने वाला है। रेगिस्तान, पहाड़ और कठिन इलाकों के लिए इसको उपयुक्त माना गया है। इसमें हमें मॉड्यूलर डिज़ाइन देखने को मिलेगा, जहां पर मिशन के हिसाब से पेलोड हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, सर्विलेंस इक्विपमेंट हो गए, या लाइट वेपन्स भी यहां पर माउंट किए जा सकते हैं। छत पर ISR जो सेंसर्स हैं ये लगाने की संभावना भी काफ़ी प्रबल है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।